नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उनके पास कीचड़ तो हमारे पास अलग तरह। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर ममता ने बताया बीजेपी की साजिश। 4G सर्विस से 10 गुना ज्यादा स्पीड वाला 5G स्पेक्ट्रम आज से होगा नीलाम। 4 कंपनियां दौड़ में शामिल। पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की चिट्ठी का किया धन्यवाद। कहा ये उनके स्नेह और आदर का प्रतीक। पहले यहां बड़े बड़े नेता आए, अब बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट। 15 जुलाई को आदेश रखा गया था सुरक्षित। पश्चिम बंगाल में एसएससी घोटाले के मामले को लेकर राजनीति बेहद गर्मा गई है। घोटाले में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब ममता बनर्जी ने मामले पर चुप्पी तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी हो तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ममता ने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उम्र कैद भी हो जाए। हालांकि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को ममता ने बीजेपी की एक साजिश बताया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कीचड़ है तो हमारे पास अलग तरह, जिसका दाग नहीं धुलता। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश में कई ऐसे बड़े घोटाले भी हैं जिनका हल आज तक नहीं निकल पाया है। किसी मामले में ट्रायल के दौरान ही आरोपी की मौत हो गई तो वहीं कुछ केस में फैसला आने में दशक बीत गए। आपको बता दें कि भर्ती घोटाले मामले में आरोपी पार्थ चटर्जी को आज ईडी की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर पहुंची है। पार्थ और उसकी करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में ही रहेंगे। आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के घर पर छापेमारी के दौरान ईडी को 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने बताया कि यह राशि पार्थ चटर्जी की है। अर्पिता मुखर्जी पर आरोप है कि उन्होंने 12 शैल कंपनियों में पैसा लगाया था। पार्थ चटर्जी के वकील ने अदालत में कहा कि मंत्री को बिना सम्मन गिरफ्तार किया गया है। 5G स्पेक्ट्रम के लिए नीलामी प्रक्रिया आज से शुरू होगी, जिसमें रिलायंस जियो और भारती एयरटेल समेत 4 कंपनियां बोली लगाएंगी। इस दौरान 4.3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के 72 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के लिए बोलियां लगाई जाएंगी। बोली प्रक्रिया आज सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक चलेगी। दूरसंचार विभाग के सूत्रों का कहना है कि स्पेक्ट्रम के लिए आने वाली बोलियों और बोलीकर्ताओं की रणनीति पर यह निर्भर करेगा कि नीलामी प्रक्रिया कितने दिन तक चलेगी। उद्योग जगत को उम्मीद है कि नीलामी प्रक्रिया 2 दिन तक चल सकती है और स्पेक्ट्रम की बिक्री आरक्षित मूल्य के आसपास ही होगी। स्पेक्ट्रम नीलामी के इस दौर में 5G के लिए मौजूदा दूरसंचार सेवा प्रदाताओं रिलायंस जियो, भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के अलावा गौतम अडानी की कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस भी बोली लगाने वाली है। दूरसंचार विभाग को 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी से 70,000 करोड़ रुपए से लेकर 1 लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व मिलने की उम्मीद है। देश में 5G सेवाएं शुरू होने से अत्यधिक तीव्र गति वाली इंटरनेट सेवाएं देने का रास्ता भी साफ हो जाएगा। मौजूदा 4G सेवाओं की तुलना में 5G सेवा करीब 10 गुना तेज होगी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनकी विदाई से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनके लिए लिखी गई चिट्ठी पर आभार व्यक्त किया है। पूर्व राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनकी चिट्ठी के लिए धन्यवाद कहा है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की चिट्ठी में उनके लिए लिखे गए शब्दों ने उन्हें काफी प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पत्र में मेरे लिए जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया है वह मेरे प्रति उनके प्रेम और आदर को दर्शाता है। पूर्व राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इन सब के लिए सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कार्यकाल की समाप्ति से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके नाम एक पत्र लिखा था, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल में उनके कार्यों की सराहना भी की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने रामनाथ कोविंद के नाम पर पत्र लिखा था। देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है और एक छोटे से गांव से निकलकर राष्ट्रपति भवन तक की आपकी यात्रा हम सभी के लिए एक प्रेरणा के समान रही। प्रधानमंत्री मोदी ने रामनाथ कोविंद के नाम पर पत्र में आगे लिखा कि बतौर राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन होने के बावजूद आपने हमेशा समाज के पिछड़े लोगों के उत्थान के लिए कदम उठाए हैं, जो ये साबित करता है कि आप सामाजिक और आर्थिक स्तर पर पिछड़े लोगों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो गया। द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ भी ली। कन्नौज पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला है।
उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यहां बड़े बड़े नेता आए और अब बुंदेलखंड में बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस में लूट हुई है, लूट छोड़िए यहां डकैती हुई है। कोई कल्पना कर सकता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है उसका उद्घाटन करें और वहां बारिश हो और बड़े बड़े गड्ढे हो जाएं। उन्होंने आधा अधूरा एक्सप्रेसवे शुरू किया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए, बिना अकल के नकल नहीं करनी चाहिए। वहीं चौधरी हरमोहन सिंह की पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर बयान देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि चौधरी हरमोहन सिंह ने लगातार समाज को जोड़ने का कार्य किया है। उन्होंने पिछड़े और दलितों के हक में उनको आगे बढ़ाने का कार्य किया है और वर्चुअल रैली में वह आ रहे हैं जो पिछड़े और दलितों का हक छीन रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी वालों को यह चिंता करनी चाहिए कि उनके नेताओं के बारे में उन्होंने क्या क्या कहा था, वह मैं जानता हूं। बीजेपी को यह चिंता करनी चाहिए कि जो नेता हमारे साथ थे, जब मैंने उनसे पूछा कि आपके पास कॉन्फिडेंस कितना होगा कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिले होंगे, आप होम मिनिस्टर से मिले होंगे, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिले होंगे, फिर जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की थी मैं कह नहीं सकता हूं। कई बार कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं और गांव में झाड़ने और पकने से ठीक हो जाते हैं। वहीं उन्होंने कहा कि हमारे साथ गठबंधन में जो पार्टियां बची हैं, हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ लखीमपुर खीरी के तिकोनिया में हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत के मामले में अभियुक्त और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष की जमानत याचिका पर जो है आज फैसला सुना सकती है। न्यायमूर्ति कृष्णा पहल की अदालत ने मामले की सुनवाई करने के बाद पिछली 15 जुलाई को अपना आदेश उन्होंने सुरक्षित कर लिया था, जो आज सुनाया जाएगा। गौरतलब है कि तिकोनिया कांड में हाईकोर्ट ने पिछली 10 फरवरी को आशीष को जमानत दे दी थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत आदेश को निरस्त करते हुए हाईकोर्ट को निर्देश दिए थे कि वह पीड़ित पक्ष को पर्याप्त मौका देकर जमानत याचिका पर फैसला सुनाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर नए सिरे से सुनवाई की थी। पिछले साल 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी जिले के तिकोनिया इलाके में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के गांव में एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का किसानों द्वारा विरोध किए जाने के दौरान हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इस मामले में आशीष मुख्य अभियुक्त है। इस मामले में पुलिस ने अजय मिश्र टेनी के बेटे को गिरफ्तार किया था और इस मामले पर यूपी सरकार ने एसआईटी का गठन भी किया था और घटना के कुछ दिनों बाद आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं विपक्ष इस मामले में अभी भी हमलावर है। कुछ दिनों पहले ही विपक्षी दलों ने मांग की थी कि मोदी सरकार में मंत्री अजय मिश्रा को पद से हटाया जाए। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उनके पास कीचड़ तो हमारे पास अलग तरह। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर ममता ने बताया बीजेपी की साजिश। 4G सर्विस से 10 गुना ज्यादा स्पीड वाला 5G स्पेक्ट्रम आज से होगा नीलाम। 4 कंपनियां दौड़ में शामिल। पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की चिट्ठी का किया धन्यवाद, कहा ये उनके स्नेह और आदर का प्रतीक। पहले यहां बड़े बड़े नेता आए, अब बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट। 15 जुलाई को आदेश रखा गया था सुरक्षित। अमृत महोत्सव में हर दिल है देश प्रेम से रंगा। आओ हम सब मिलकर फहराएं हर घर तिरंगा। देश की आन बान शान है तिरंगा। हर भारतवासी की पहचान है तिरंगा। थाम कर हाथों में हाथ नए भारत के निर्माण की अलख जगाएं। देकर एक दूजे का साथ हर शहर हर गांव हर घर तिरंगा फहराएं। तिरंगा यूं ही सदा शान से लहराता रहे। दिल यूं ही आजादी के गीत गाता रहे। हम सबका जोशे जुनून है तिरंगा। हर देशवासी की पहचान है तिरंगा। आओ अपने तिरंगे को घर लेकर आएं। इस बार हर घर तिरंगा फहराएं। जिस देश में बहे पावन गंगा,
चलो लहराए हर घर। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की महत्वपूर्ण खबरों पर। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर के समाजवादी पार्टी से नाता तोड़कर बहुजन समाज पार्टी से संबंध बढ़ाने की कोशिशों के बीच बसपा के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने सोमवार को कहा कि ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आनंद ने सोमवार को किए एक ट्वीट में किसी का नाम लिए बगैर कहा कि बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया ने तारीफ की है, लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी बहन जी के नाम के सहारे अपनी राजनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। आनंद का यह बयान ऐसे वक्त आया है जब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर बसपा से हाथ मिलाने की ख्वाहिश जता चुके हैं। उन्होंने रविवार को जौनपुर में संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि उनका व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अब बसपा से हाथ मिलाया जाना चाहिए। राजभर की पार्टी उत्तर प्रदेश का पिछला विधानसभा चुनाव समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर लड़ी थी और उसे 6 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। राजभर ने वर्ष 2017 का विधानसभा चुनाव भाजपा के साथ मिलकर लड़ा था और उनकी पार्टी सरकार में भी शामिल हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मतभेदों के कारण वह सरकार से अलग हो गई थी। बीते दिनों सपा ने एक चिट्ठी जारी कर सुभाषपा से गठबंधन तोड़ दिया था, जिसके बाद ओपी राजभर ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर अब किसी अन्य दल के साथ गठबंधन करने की बात पर कहा कि अभी कुछ भी तय नहीं है। उन्होंने कहा कि यह राजनीति है। सपा तथा बसपा का गठबंधन हुआ है। सुभाषपा को भाजपा की टीम कहे जाने पर उन्होंने कहा कि भाई जो टीम जीतती है वही टीम होती है, हारी टीम को बी टीम कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के बांदा में बिजली गिरने से हुई लोगों की आकस्मिक मौत को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। सीएम योगी ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा कि जान गंवाने वाले लोगों के परिजन को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा जो है उन्होंने की है। इसके साथ ही जो लोग घायल हुए हैं उन्हें उचित चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने का निर्देश भी दिया गया है। सोमवार को सीएम योगी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बांदा जिले में बिजली गिरने से लोगों की आकस्मिक मौत पर गहरा दुख भी व्यक्त किया है। सीएम ने इस तरह की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा कि बांदा में बिजली गिरने से हुई जान माल के नुकसान से गहरा दुख हुआ है। उन्होंने कहा कि इस हादसे में नुकसान झेलने वाले परिवारों को तत्काल राहत प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही जो लोग इस हादसे में घायल हुए हैं उन्हें भी उचित चिकित्सा सुविधा दी जाएगी। सीएम योगी ने इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4-4 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता देने का भी ऐलान किया है। आपको बता दें कि बांदा में मानसून सीजन में आसमानी बिजली लोगों पर आफत बनकर टूटी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो जनपद में हुई भारी बारिश की वजह से जगह जगह बिजली गिरने से 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4 लोग झुलस गए हैं। वहीं पिछले एक सप्ताह की बात की जाए तो यहां पर बिजली गिरने से 10 लोगों की जान चली गई है। मुख्तार अंसारी परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ से विधायक अब्बास अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मामला विधानसभा चुनाव में अधिकारियों का हिसाब किताब करने के ऐलान से जुड़ा हुआ है। सपा गठबंधन से सुभाषपा के चुनाव निशान पर विधायक बने अब्बास अंसारी की तलाश में लखनऊ की पुलिस जो है ताबड़तोड़ दबिश दे रही है। डीसीपी नार सैयद काशिम आब्दी की अगुवाई में पुलिस की टीमों ने आज लखनऊ में 4 ठिकानों पर छापा मारा। तलाशी के लिए दिल्ली, मऊ और गाजीपुर में भी अलग अलग टीमें भेजी गई हैं। हालांकि अब्बास पुलिस के हाथ अभी तक नहीं लगे हैं। अब्बास वर्तमान में पिता मुख्तार अंसारी की मऊ सदर सीट से विधायक और नेशनल शूटर भी हैं। उनके पास कई देसी और विदेशी असलह भी हैं। अब्बास पर गलत तरीके से डबल बैरल गन का लाइसेंस दिल्ली के पते पर ट्रांसफर कराने और उस लाइसेंस पर कई और असलह खरीदने का भी आरोप है। मामले की जांच एसटीएफ ने की थी और आरोप सही पाए जाने के बाद एसटीएफ ने कार्रवाई की सिफारिश भी की है। महानगर कोतवाली के तत्कालीन इंस्पेक्टर ने अक्टूबर 2019 में अब्बास पर धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। एमपी एमएलए कोर्ट ने बीते दिनों अब्बास अंसारी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी किया था। हालांकि अब्बास कोर्ट में पेश नहीं हुए। एमपी एमएलए
पहले कोर्ट ने महानगर पुलिस को आदेश देते हुए कहा कि अब्बास को 27 जुलाई तक पकड़कर कोर्ट में हाजिर किया जाए। फिलहाल पुलिस के साथ ही एसटीएफ भी आवाज की तलाश कर रही है। पुलिस और एसटीएफ की कोशिश है कि 27 जुलाई के पहले अब्बास को पकड़कर कोर्ट में पेश कर दिया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वे पिछले 4 दिनों से बुखार से पीड़ित थे, लेकिन मंगलवार को उनमें कोरोना की पुष्टि हुई है। इससे पहले सोमवार को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के भी कोरोना संक्रमित होने की खबर सामने आई थी। पिछले दिनों नीतीश कुमार किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। वह ना तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के विदाई समारोह में शामिल हुए थे और ना ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में। इसके बाद से कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश भाजपा से नाराजगी के चलते इन कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए। हालांकि अब उनके कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 14,830 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 18,159 लोग महामारी से उबर भी गए, जबकि 36 लोगों ने इसके चलते जिंदगी से हार मान ली। बीते 5-6 दिनों में देश में कोरोना मामलों में तेजी से घट और बढ़ जारी है। कई राज्यों में मरीज तेजी से बढ़े हैं तो कहीं कम भी हुए। दैनिक संक्रमण दर भी में पहले से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सप्ताह के दूसरे कार्य दिवस पर नई दिल्ली में जाम मिल सकता है। ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को सलाह दी है कि सुबह का अपना रूट इसके हिसाब से तय करें। असल में ईडी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से दूसरे दौर की पूछताछ करेगी और ऐसे में दिल्ली जिला ट्रैफिक पुलिस ने नई दिल्ली में कई मार्गों से बचने की भी सलाह दी है। संसद सत्र के चलते हुए कई मार्गों पर ट्रैफिक प्रभावित चल रहा है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नई दिल्ली जिले के उपायुक्त अलाप पटेल ने बताया कि लोग मोतीलाल नेहरू मार्ग, अकबर रोड जनपथ, मानसिंह रोड, गोल मेठी गोल चक्कर, तुगलक रोड गोल चक्कर और गोल चक्कर क्यू पॉइंट, सुनहरी मस्जिद, मौलाना आजाद जगह पर 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक आने से बचे। संसद सत्र चलने की वजह से रफी मार्ग, विजय चौक, रेल भवन, गोल चक्कर भी ट्रैफिक पहले से ही प्रभावित चल रहा है। 14 जुलाई से शुरू हुई कांवड़ यात्रा 26 जुलाई को खत्म हो जाएगी। शिवरात्रि पर लोग शिव मंदिर पर जलाभिषेक भी करेंगे। बड़ी संख्या में कांवड़िए गंगा जल लेकर दिल्ली पहुंच गए हैं। वहीं सुबह भी सड़कों पर इनका दबाव रहेगा। ऐसे में दिल्ली बॉर्डर पर जाम की आशंका है। इन रास्तों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ईडी के समक्ष पेश होने वाली है। सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। उनके पास कीचड़ तो हमारे पास अलग तरह। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर ममता ने बताया बीजेपी की साजिश। 4G सर्विस से 10 गुना ज्यादा स्पीड वाला 5G स्पेक्ट्रम आज से होगा नीलाम। 4 कंपनियां दौड़ में शामिल। पूर्व राष्ट्रपति ने पीएम मोदी की चिट्ठी का किया धन्यवाद। कहा ये उनके स्नेह और आदर का प्रतीक। पहले यहां बड़े बड़े नेता आए, अब बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर तंज। आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा कोर्ट। 15 जुलाई को आदेश रखा गया था सुरक्षित। आजादी के अमृत काल में देश ने 200 करोड़ वैक्सीन डोज का असाधारण लक्ष्य प्राप्त कर आजादी के 75 साल के महोत्सव को यादगार बना दिया है। 200 करोड़ वैक्सीन डोज सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये भारत के सामर्थ्य का प्रतिबिंब है, इतिहास के नए अध्याय की रचना है। ये कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प की सिद्धि है। भारत का वैक्सीनेशन अभियान सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का सबसे जीवंत उदाहरण है। गरीब, अमीर, गांव, शहर, दूर सुदूर, देश का एक ही मंत्र रहा,
कि अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। ये अवसर सिर्फ 200 करोड़ टीकाकरण के जश्न का नहीं है, ये जश्न है आत्मनिर्भर होते भारत का। ये जश्न है हमारे डॉक्टरों, हेल्थ वर्कर्स के समर्पण के प्रति सम्मान का। ये जश्न है हमारे वैज्ञानिकों और वैक्सीन उत्पादन में लगे कर्मवीरों को आभार जताने का। ये मौका है हमारी आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की कर्मशीलता को सलाम करने का। ये जश्न भारत के कुशल नेतृत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का भी है। कुशल नेतृत्व और हम भारतीयों के संकल्प का ही परिणाम है कि भारत कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से खड़ा है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। सावन की शिवरात्रि के मौके पर देवभूमि उत्तराखंड के शिवालयों में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में दक्ष प्रजापति और विल्वकेश्वर महादेव मंदिर समेत प्रदेश के शिवालयों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइन भी लगी है। श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल दूध से अभिषेक कर बिल्व पत्र एवं प्रसाद चढ़ाकर परिवार की खुशहाली की कामना की। नीलकंठ धाम में सुबह 10 बजे से अब तक 25,000 श्रद्धालु जलाभिषेक के लिए पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु पूरे दिन भोलेनाथ का अभिषेक कर सकेंगे। इस श्रावण में आद्रा नक्षत्र, जिसके स्वामी स्वयं रुद्र है, शिव पुराण और स्कंद पुराण में भी इसमें जल चढ़ाने का विशेष महत्व बताया गया है। भारतीय प्राच्य विधा सोसाइटी कन्नलक प्रतीक मिश्रपुरी के मुताबिक आज शिव 14 है, साथ ही आद्रा नक्षत्र भी है। पूरे दिन शिव अभिषेक का मुहूर्त है, लेकिन शाम को 7 बजे से भद्रा प्रारंभ हो जाएगी और पूरी रात रहेगी। इस बार भद्रा भी स्वर्ग में होने के कारण कोई भी दुष्प्रभाव नहीं होगा। प्रतीक मिश्र के मुताबिक शाम को 7:30 बजे से 8:20 बजे तक प्रदोष काल में भी विशेष पूजा हो सकती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए गन्ने का रस, रोग निवृत्ति के लिए गिलोय, पुत्र प्राप्ति के लिए दूध, विजय के लिए घी, मनमांक्षित प्राप्ति के लिए शहद चढ़ाने से मनोकामना भक्तों की पूरी होगी। उत्तर प्रदेश में मानसून काफी देर से आने के बाद बारिश का सिलसिला शुरू तो हुआ है, लेकिन अभी भी अनुमान के मुताबिक बारिश नहीं हो रही है। एक तरफ जहां देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति है, तो वहीं यूपी में लोग अभी भी बारिश का इंतजार कर रहे हैं। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में आज हल्की बूंदाबांदी या बारिश होने के आसार हैं। प्रदेश के अलग अलग जिलों में पिछले कुछ दिनों से रुक रुक कर बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो रही है, जिससे भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली हुई है। लेकिन ज्यादातर हिस्सों में किसान अभी भी अपनी धान की फसल के लिए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 27 और 28 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना भी है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। लखनऊ में आज आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश या गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। लखनऊ में अगले 3 दिन तक मौसम ऐसे ही रहने का अनुमान है। गाजियाबाद में आज न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहेगा। यहाँ भी आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 बार बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं। तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर एम अप्पावू के दावे से राज्य में विवाद पैदा हो गया। अप्पावू ने दावा किया कि यदि कैथोलिक मिशनरी नहीं होती तो तमिलनाडु एक बिहार बन जाता। उन्होंने राज्य के विकास का श्रेय कैथोलिक मिशनरी को दिया है और कहा है कि इसकी वजह से आज तमिलनाडु का विकास हुआ है। अप्पावू के बयान की भाजपा ने कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने उनकी टिप्पणी को सांप्रदायिक बयान बताते हुए माफी मांगने के लिए कहा है। भाजपा प्रवक्ता मोहन कृष्ण ने कहा कि तमिलनाडु के स्पीकर को माफी मांगनी चाहिए। भाजपा नेता ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि द्रमुक की मानसिकता हिंदू विरोधी। स्पीकर अप्पावू ने यह भी दावा किया है कि कैथोलिक मिशनरियों ने ही उनके जीवन को बनाया है। मौजूदा सरकार उन लोगों कैथोलिक की है जो उपवास और भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन जानते हैं कि यह सरकार आप सभी ने बनाई है। यदि कैथोलिक समुदाय को तमिलनाडु से हटा दिया जाता तो कोई विकास नहीं होता और तमिलनाडु बिहार जैसा हो जाता।
पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोपी पार्थ चटर्जी सुबह कोलकाता लौट आए। सोमवार को उन्हें AIIMS भुवनेश्वर ले जाया गया, जहां उनकी गहन जांच हुई। पार्थ करीब 6 बजे कोलकाता पहुंचे। यहां से ईडी अधिकारी उन्हें सीधे CGO कॉम्प्लेक्स स्थित ईडी कार्यालय ले गए। गौरतलब है कि हाईकोर्ट के निर्देश पर उन्हें सोमवार को स्वास्थ्य परीक्षण के लिए भुवनेश्वर स्थित एम्स ले जाया गया था। ईडी की छापेमारी के बाद पार्थ चटर्जी कोलकाता के SSKM अस्पताल में भर्ती हो गए थे। बताया गया है कि छापेमारी के बाद पार्थ को बेचैनी महसूस हुई थी और इसके बाद वह सीधे SSKM अस्पताल ICU में भर्ती हो गए। इस पर ईडी ने आपत्ति जताते हुए उन्हें जांच के लिए AIIMS ले जाने के लिए मांग की थी। वहीं SSKM अस्पताल के डॉक्टर तुषार कांति पात्रा ने बताया कि पार्थ चटर्जी की सेहत स्थिर है, मेडिकल रिपोर्ट आ गई है और वह बिल्कुल ठीक है। उनकी गहन जांच की गई। हालांकि उन्हें कुछ समस्याएं थी, लेकिन उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। उनकी बारीकी से निगरानी की जा रही है। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से ईडी अधिकारियों को एक काली डायरी भी मिली है। माना जा रहा है कि इस डायरी में शिक्षक घोटाला के राज दफन है। दावा किया जा रहा है कि इस डायरी में उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने शिक्षक नियुक्ति के लिए कथित तौर पर रुपए घूस के तौर पर लिए थे। ईडी सूत्रों का मानना है कि इस डायरी में पार्थ चटर्जी के अलावा तृणमूल के कई शीर्ष नेताओं के भी नाम शामिल हैं। शिक्षकों को बच्चों पर सिलेबस को लादने की बजाय उनके मूलभूत कौशल में सुधार करने की प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर प्राथमिक स्कूलों में बुनियादी शिक्षा को मजबूत किया जाएगा तो शिक्षा का स्तर अपने आप सुधर जाएगा। छात्रों की बुनियादी शिक्षा मजबूत होगी तभी उनकी भविष्य की नींव भी मजबूत होगी। दिल्ली विधानसभा शिक्षा स्थानीय समिति के अध्यक्ष एवं कालकाजी विधायक अतिशी ने स्कूलों के निरीक्षण के दौरान यह बात कही। इस दौरान उन्होंने शिक्षा निदेशक प्रधान सलाहकार शैलेंद्र शर्मा और पूर्व दिल्ली गेट के निगम पार्षद आले मोहम्मद इकबाल भी उनके साथ थे। अतिशी ने छात्रों को सलाह दी कि वे सिर्फ नौकरी ढूंढने के लिए पढ़ाई ना करें, बल्कि दूसरे लोगों के लिए भी रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने के लिए पढ़ें। छात्र गवर्नेंस से जुड़े समाज निर्माण महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। अतिशी ने सोमवार को SKVM गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बुलबुली खाना चांदनी चौक, SKV नंबर 1 गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल के साथ अन्य स्कूलों का भी दौरा किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप कमल राष्ट्रीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।